नमस्कार, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 से कविता बात सीधी थी पर, जिसके रचयिता है कुंवर नारायण जी। इससे पहले के वीडियो में हम उनकी एक और कविता के बहाने पढ़ चुके हैं और उनका लेखक परिचय भी पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम कविता करेंगे बात सीधी थी पर। जो ये कविता है वो उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से संकलित है। इसमें कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। तो इसमें कवि ने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि हमें कोई भी जब रचना हम करते हैं, रचना लगता है, तो उस बात को सहज भाव से कह देना चाहिए, यानी कि आडंबरपूर्ण भाषा के उलझाव में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आडंबरपूर्ण शब्दावली से युक्त रचना होगी तो वह न तो प्रशंसनीय होगी और न ही प्रभावशाली। और कवि ने इस कविता में उदाहरण भी दिया है पेंच का। पेंच में आपने देखा होगा कि उसमें कुछ चूड़ियाँ बनी होती है और उसको पेचकस से अगर खोला जाता है तो वो निकल जाता है, लेकिन अगर उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है तो उसकी चूड़ियाँ हैं वो मर जाती है, यानी कि घिस जाती है, और उसे कील की तरह ठोक पीट कर वहीं दबा दिया जाता है, यानी कि उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है। और जब हम अपने भावों की अभिव्यक्ति में अगर हम सहज भाषा का प्रयोग नहीं करते तो वो जो रचना होती है कवि के लिए वो प्रभावोत्पादक नहीं बन पाती, अपना प्रभाव दूसरे पर नहीं छोड़ पाती। इसलिए सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली बन सकती है। तो कवि ने यही बात कहने की कोशिश की है इस कविता में कि किसी भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए सहज भाषा का होना जरूरी है, न कि आडंबरपूर्ण भाषा का। तो देखिए कविता। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो इसमें आप शब्दार्थ देख लीजिए। सीधी का मतलब होता है सरल और सहज। पेचीदा का मतलब होता है जटिल, कठिन, मुश्किल, ये कह सकते हैं हम इसमें। और इसमें टेढ़ी फंस जाना, ये एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं कवि ने मुहावरों का भी प्रयोग किया है इसमें। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, इसके अंदर, इस पद्यांश के अंदर कहना चाहते हैं कि कथ्य और शिल्प के बीच द्वंद्व को उकेरा गया है, यानी कि कवि ने कथ्य और शिल्प के बीच द्वंद्व को उकेरा है और भाषा की जटिलता पर व्यंग्य किया है, और ये बताने की कोशिश की है कि भाषा के सहज प्रयोग करना चाहिए। भाषा के सहज प्रयोग पर कवि ने बल दिया है। कवि क्या कहता है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। तो कवि कहना चाहते हैं कि एक बार कथ्य है वो उसे सीधे साधे तरीके से कहने की बजाय भाषा के चक्कर में मैं पड़ गया, यानी कि चमत्कारी भाषा के लोभ में पड़ गए। कवि कहते हैं बात तो सीधी थी, यानी कि बात जो मैं कहना चाहता था, मेरे भावों की अभिव्यक्ति मैं करना चाहता था, वो सीधी सादी बात थी, सीधा साधा कथ्य था, लेकिन उसे कहने के लिए मैं भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ा फंस गया, यानी कि चमत्कारी भाषा के लालच में कवि पड़ गए।
और उसके उलझाव में टेढ़ी फंस गई, मतलब कि भाषा के घुमाव में वे उलझ गए और उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया और उन्होंने उसे सुलझाने के लिए, यानी कि अपनी बात को सही ढंग से बताने के लिए भाषा को उल्टा पलटा, भाषा को तोड़ा मरोड़ा और उसको घुमाया फिराया। यानी कि कवि ने कोशिश की भाषा में बदलाव करने की, तरह तरह के उसने तरीके अपनाए, भाषा में अनेक परिवर्तन किए जिससे कि उसकी जो भाव है कवि का और भाषा है उसमें संतुलन बन सके और वो भाषा से बाहर निकल आए। यानी कि कवि ने बहुत से आडंबरपूर्ण प्रयोग किए, लेकिन वो जो भाषा से वो बाहर नहीं आ पाए। यानी कि और भी वह जो भाषा जो उन्होंने आडंबरपूर्ण प्रयोग किए थे उससे कवि की जो अभिव्यक्ति है, कवि की जो बात है वो स्पष्ट न होकर और भी उलझती चली गई। यानी कि बात और भी पेचीदा होती चली गई, कवि की जो बात है और भी उलझती चली गई और उसे समझना और भी कठिन हो गया। यानी कि वह अपनी बात को जितना सहज बनाना चाहता था, कवि बात उतनी ही उलझ गई। भाषा के जाल में वह कथ्य और भी अधिक उलझ गया और भी असहज हो गया। तो कवि इसमें यही बताना चाह रहा है कि वो अपने कथ्य को, वो अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए, यानी कि सहज भाषा की बजाय वो क्लिष्ट भाषा में, आडंबरपूर्ण भाषा के प्रयोगों में फंस गया, जिससे कि वो अपने जो भाव है अच्छी प्रकार से व्यक्त करने की बजाय भाषा के फेर में और उलझ गया, जिससे कि उसकी जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया और उसकी जो बातें हैं, उसका जो कथ्य है वह भाषा के हेर फेर में उलझकर रह गया। तो आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा कवि क्या कहना चाहता है इसके अंदर। यानी कि वो कहता है अगर हमें कोई भी बात कहनी है, कोई भी कथ्य है, कोई भी कविता है, कोई भी बात है, तो उसके लिए सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सहज शब्दों का, सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, न कि आडंबरपूर्ण शब्दों का, जिससे कि वो प्रभावहीन हो जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता। तो देखिए काव्य सौंदर्य, इसमें कविता में भाव के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। कवि ने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि जैसे भाव है उसके अनुरूप ही भाषा होनी चाहिए, क्योंकि अगर भाषा का प्रयोग भावों के अनुरूप नहीं होगा तो बात समझ में आनी कठिन हो जाएगी। और हम इसमें कर सकते हैं मुहावरों का प्रयोग है, टेढ़ी फंस गई। इसके अलावा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है, उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, इनमें अनुप्रास अलंकार है। साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और ये जो पद्यांश है, ये कविता है, ये छंद मुक्त है, भाषा सरल और सहज है। तो आपको ये काव्यांश अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अगला काव्यांश देखिए। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो इसमें कवि ने बताने की कोशिश की है कि कथ्य के अनुकूल भाषा न होने पर, यानी कि भाव के अनुकूल भाषा न होने पर वह प्रभावहीन हो जाता है। यानी कि अगर भावों के अनुकूल भाषा नहीं होगी, काव्य के अनुकूल या कथ्य के अनुकूल भाषा नहीं होगी, तो वह कथ्य प्रभावहीन हो जाता है। यही बताने की कोशिश कवि ने इसमें की है कि कहता है वो कि पेच का उदाहरण दे रहा है इसमें, पेच के द्वारा, कि वो पेच को अगर हम खोलने की बजाय, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो खोला जाता है उसकी बजाय उसको अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम उसको घुमाएंगे तो वो पेच
खराब हो सकता है और वो किसी काम का नहीं रहता। तो उसकी चूड़ी जो होती है वो मर जाती है, यानी कि उसकी चूड़ी खराब हो जाती है और वो पेच किसी काम का नहीं होता। तो इसी प्रकार कवि ने इसमें ये बताने की कोशिश की है कि अगर हम कथ्य को भावों के अनुकूल भाषा उसमें नहीं होगी तो वो कथ्य प्रभावहीन हो जाता है। तो कहते हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। यानी कि कवि कहना चाहता है कि सारी मुश्किल को धैर्य से, कि धैर्य यानी कि धीरता से, यानी अपने मन को स्थिर करके, पेच आपने देखा होगा ऐसा कील की तरह होता है लेकिन उसके अंदर चूड़ियां बनी होती है, घुमाव बने होते हैं। बेतरह यानी कि अनुचित रूप से, गलत तरीके से, कर्तव्य यानी कि कार्य या करामात जिसको हम बोलते हैं। और बात की चूड़ी मर गई, यानी कि जिस प्रकार पेच की चूड़ी मर जाती है गलत डायरेक्शन में घुमाने से, उसी प्रकार बात की चूड़ी भी मर जाती है। यानी कि अगर हम भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग नहीं करते तो उससे जो भाव है वो निकल के नहीं आता और बात प्रभावहीन हो जाती है, यही बताना चाहता है कवि। तो कहता है कि उन्होंने पेच की उपमा दी है इसमें अपनी बात को प्रस्तुत करते हुए। कवि कहता है कि पेच की, क्योंकि पेच जो उसमें चूड़ियाँ होती हैं और वे दो चीज़ों को कसकर पकड़कर बनाए रखते हैं, यानी कि जिस खांचे में पेच को कसा जाता है तो उसमें वो अच्छी प्रकार से उसको पकड़ बनाए रखता है। लेकिन अगर उसकी चूड़ियाँ नष्ट हो जाती है तो वह अपनी पकड़ को मजबूत नहीं रख पाता। इसलिए यहाँ पर भी जो है बात को, कथ्य को पेच के रूप में कहा है कवि ने। यही स्थिति जो है कवि के साथ भी है। कवि ने क्या कहा है, सारी मुश्किल को, कि जो भी उसकी कठिनाई थी उसको धैर्य से, अच्छी प्रकार से, धैर्य से, धीरज से समझे बिना उसे क्या कर दिया, अपने कथ्य को, अपने भावों को और भी उलझा दिया। और वो जिस प्रकार पेच को खोलने की बजाय वो उसे कसता चला गया, मतलब कि जिस प्रकार पेच को खोलने की बजाय अगर उसको गलत डायरेक्शन में घुमाकर कसते चले जाते हैं, उसी प्रकार कवि ने भी अपने भावों को समझे बिना, कथ्य को समझे बिना वह बनावटी भाषा का प्रयोग करने में लगा रहा। यानी कि वह आडंबर युक्त भाषा के प्रयोग में करने से जो बाहरी रूप से तो वह कथ्य सुंदर लग रहा था, ठीक है, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। यानी कवि जो आडंबरपूर्ण भाषा का प्रयोग कर रहा था उसकी जो वो है उसे आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो इस प्रकार के प्रयास जो अपने कथ्य को सुंदर बनाने के लिए कर रहा था, उसकी प्रयासों को देखकर जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, तमाशबीनों की तरह उसे शाबाशी और वाहवाही दे रहे थे। यानी कि लोग उसकी तारीफ करने में लगे हुए थे जिसे वह सुन रहा था। वो ये समझ रहा था कि ये वाहवाही जो है, तारीफ है, वह झूठी है, यानी कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी कि जो वाहवाही है वो झूठी है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और जिस बात का कवि को डर था उसके साथ वही हुआ। यानी कि वो सुलझाने के चक्कर में वो और उलझता चला गया और जो उसका कथ्य है वह प्रभावहीन होता चला गया। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। यानी कवि को जिस बात का डर था, यानी कि उसका जो कथ्य था वो प्रभावहीन हो चुका था और जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। और कवि ने जब उसमें अपनी भाषा डालने की कोशिश की और अपने प्रयास करने की कोशिश की तो बात की चूड़ी मर गई। यानी कि उसका जो कथ्य था वो प्रभावहीन हो गया और
वह शब्दों का भाषा में बेकार घूमने लगी और वह जो उसकी रचना थी, उसका जो कथ्य था, वह भाषा में ऐसे ही बेकार घूमने लगा। यानी कि वो एक शब्दों का समूह बन गया था और उसका कोई प्रभाव नहीं था, वो समझ से परे था। यही कवि कहना चाहता है। दोबारा देख लीजिए, यानी कि कवि ने जो भी कवि के साथ मुश्किलें आ रही थी उसको वो धैर्य से, धीरज से समझे बिना ही अपनी बात को सहज और स्पष्ट करने की अपेक्षा क्या करता जा रहा था, अपनी भाषा के नियमों को बदलता जा रहा था। और यानी कि वो आडंबरपूर्ण भाषा का प्रयोग किए जा रहा था। और इसमें उदाहरण दिया है कवि ने कि जिस प्रकार पेच वो खोलने के बजाय उसे कसते चले जाते हैं तो जो पेच है उसकी चूड़ी खराब हो जाती है, उसी प्रकार कवि भी अपनी जो है भाषा के प्रयोग किए जा रहा था, जिससे कि वो उसका जो कथ्य है वह प्रभावहीन होता जा रहा था। और उसे कवि को जो है इस प्रकार की जो कार्य करने से उसे जो तमाशा देखने वाले लोगों की शाबाशी और वाहवाही स्पष्ट दिखाई दे रही थी। यानी कि कवि को पता चल गया था कि ये जो देखने वाले हैं, तमाशा देखने वाले हैं, झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, झूठी वाहवाह कर रहे हैं और कवि को इसका दुष्परिणाम भी जो है भुगतना पड़ा। यानी कि जिसका डर था कवि को वही हुआ, क्योंकि उसने क्या किया कि भाषा के साथ जो उसने अपने कथ्य को आडंबरपूर्ण भाषा से उसे और सजाने की कोशिश की थी, उसके साथ जोर ज़बरदस्ती की थी, तो इससे क्या हुआ, उसकी बात की चूड़ी मर गई। यानी कि उसकी भाषा के लिए उसका कोई महत्व नहीं रहा और वह मात्र क्या बनकर रह गई, भाषा के जो है शब्द का जो जाल होता है, शब्दों का जो समूह होता है, वो मात्र वो बनकर रह गई। और इस जोर ज़बरदस्ती से क्या हुआ कि जो है बातों की चूड़ी मर जाती है और पेच बेकार हो जाता है। यानी कि उसी प्रकार जो कवि का कथ्य है वो भी बेकार हो गया। तो आपको ये समझ आ गया होगा। इसका काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य देख लीजिए। इसमें अनुप्रास अलंकार तो है ही, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें कवि ने बताने की कोशिश की है, क्या कह रहे हैं वो, कि जोर ज़बरदस्ती अनुप्रास अलंकार है, बात को पेच की उपमा दी गई है तो उपमा अलंकार है, साफ सुनाई में भी अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली, उर्दू और तत्सम शब्दों का प्रयोग है, सहज सरल भाषा और छंद मुक्त कविता है, खड़ी बोली है और इसके अलावा बिंब प्रधान काव्यांश है। तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं काव्य सौंदर्य में। आगे देखिए अगला काव्यांश इसका, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो इसमें सहूलियत का मतलब है सहजता, बरतना यानी कि व्यवहार में लाना, कसाव यानी कसने का भाव, खिंचाव या गहराई, ये हम कह सकते हैं सहूलियत, सुविधा या सहजता। कसाव यानी कि पकड़। तो इसमें क्या बताना चाहते हैं कि कवि ने बताया है कि जब हम कथ्य के लिए उचित भाषा का चुनाव न करने का जो परिणाम है वो बताया है कवि ने, कि उसने कथ्य के लिए उचित भाषा का जब चुनाव नहीं किया तो उसका क्या परिणाम निकला। तो इसमें भी वही उदाहरण दे रहा है, पेच का उदाहरण। तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे जब पेच जब ढीला हो जाता है, वो अच्छी प्रकार से अपने खांचे में नहीं आ पाता, उसकी चूड़ियाँ मर जाती हैं, चूड़ियाँ खराब हो जाती है, तो उसको कील की तरह ठोक कर वहीं पर फिट कर दिया जाता है। लेकिन वो जोर ज़बरदस्ती से होता है, लेकिन वो अच्छी प्रकार से उस जगह पर फिट नहीं हो पाता। उसी प्रकार कवि ने भी जो अपना कथ्य में जो
भाषा के जो है सहज भाषा का प्रयोग नहीं किया तो उसका कथ्य भी प्रभावहीन हो गया है। कवि ने ज़बरदस्ती उसमें आडंबरपूर्ण भाषा को डालने की कोशिश की, जिससे कि वो कथ्य भी बेकार हो गया। तो कवि कहता है कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, कि जब उसकी बात जब स्पष्ट नहीं हो पाई, प्रभावहीन हो गई, यानी कि वो उसमें भाषा में और उलझता चला गया, तो कवि ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। यानी कि उसे ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पेच की जब चूड़ियाँ मर जाती है तो उसे उसी जगह पर कील की तरह ठोक दिया जाता है और वह वहाँ पर फंस जाता है, वहाँ से निकल नहीं पाता। वही स्थिति कवि के कथ्य के साथ भी हुई और वो इसी प्रकार देखने में सुंदर और आकर्षक तो लग रहा था, लेकिन उसमें वो पकड़ और वो सहज रूप और वो ताकत नहीं रह जाती। यानी कि उसका वो कथ्य प्रभावपूर्ण नहीं रह जा, उसमें अंदर न तो उसमें कसाव था न ताकत, यानी कि उसमें यह उलझा हुआ ही उसे छोड़ दिया। ऊपर से तो वो सुंदर लग रहा था, परंतु अपनी अभिव्यक्ति में वह प्रभावहीन था। यानी कि जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाना था उस उद्देश्य में वह सफल नहीं हो रहा था। तो आगे कवि कहते हैं, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो इसमें कवि ने बताने की कोशिश की है कि बात है वो एक नटखट शरारती बच्चे की तरह है, वो कवि के साथ खेल रही है। जैसे शरारत नटखट बच्चा होता है उसी प्रकार बात को उसी से तुलना की है कवि ने। वो बात है वो शरारती नटखट बच्चे की तरह कवि से खेल रही है, यानी कि उसमें द्वंद्व है, वो अभी तक जारी है और कभी तो क्या है बात बनती थी और कभी नहीं, यानी कि कभी तो उसमें उलझ जाता था, कभी उसको सही लगती थी, तो यह सही नहीं था और वह परेशान हो गया। यानी कि बात कभी बनती लगती है और कभी बिगड़ती लगती है, तो वह परेशान हो जाता है। तो जब इस तरह से वह परेशान हो जाता है और पसीना आ जाता है उसे, तो नटखट बच्चे रूपी बात ने उससे पूछा कि क्या उसने सुविधाजनक ढंग से और स्वाभाविक तरीके से क्या बात में भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखा? अब वो जैसे वो नटखट बच्चा होता है वो कहता है, उसी प्रकार भाषा भी जैसे कवि को कह रही है कि क्या उसने कभी भी सुविधाजनक ढंग से और स्वाभाविक तरीके से बात में भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखा? यानी कि वह उससे पूछ रही है क्या उसने भाषा का सुविधाजनक और स्वाभाविक ढंग से प्रयोग करना उसे नहीं आता? तो यहाँ जो शरारती बच्चे की तरह बात को इसलिए कहा गया है कि जो बच्चा होता है कि खेलते खेलते कभी तो पकड़ में आ जाता है और कभी नहीं आता, उसी प्रकार कवि को भी इसी प्रकार जो बात है वो कभी पकड़ में आती है, कभी वो शब्द जाल में फंस जाता है और उलझता चला जाता है। तो यही कहता है कि वह जानना चाहता है कि जो शब्द जाल में फंसकर क्यों अपनी बात में वो उलझता चला जा रहा है, जबकि वो सहज और सरल भाषा में अपनी बात कहकर सबको अपनी बात समझा सकता था, तो वो क्यों आडंबरपूर्ण भाषा के फेर में पड़ा हुआ है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो कवि यही कहना चाहता है कि भावों को स्पष्ट और सफल अभिव्यक्ति और भावानुरूप भाषा के प्रयोग पर कवि बल दे रहा है और कवि यह कहने में भी सफल हुआ है कि अच्छी कविता के लिए सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है और तब उसे समझने में सुविधा होती है। यानी कि शब्द सही होंगे, सहज होंगे तो बात अच्छी प्रकार से समझ आएगी। अगर उसमें सही शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो बात प्रभावहीन हो जाती है और वो समझ में नहीं आती। तो शिल्प सौंदर्य देख लीजिए, उर्दू तत्सम शब्दों का प्रयोग है, बात का मानवीकरण किया गया है। जैसे आपने देखा है शरारती बच्चे की तरह बताया हो उसको, तो मानवीकरण है यहाँ पर। खड़ी बोली, छंद मुक्त कविता है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है बात के लिए और
से कील पेच की उपमा दी गई है, तो उपमा अलंकार है। पसीना पोंछते ठीक ठाक, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और आखिर में आप देख सकते हैं सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार भी कह सकते हैं हम। तो ये सब शिल्प सौंदर्य में आ गया है। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी और आप बार बार इस वीडियो को सुनिए ताकि अच्छी प्रकार से आपको व्याख्या समझ आए। अगर आप बार बार नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपको ये समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए बार बार इसको सुनिए और ताकि एक एक शब्द की व्याख्या आपको अच्छे से समझ आ जाए।